So students, we were doing the chemical properties of alkali metals, in which we are on the next property, that is reducing nature. Okay. So reducing nature is what it is to being ऑक्सीडाइज. जब कोई एलिमेंट किसी को रिड्यूस करता है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना. तो अगर हम एल्कली मेटल्स के रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो वहाँ पर लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रिड्यूसिंग नेचर में. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है लिथियम की वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो उसकी रिड्यूसिंग पावर है वो भी ज़्यादा होती है, बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर. तो अगर हम रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर सेट करें तो सबसे पहले लिथियम, देन सीजियम, देन रुबीडियम, देन कैल्शियम एंड देन सोडियम. ठीक है, आगे हम देखते हैं सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. अब लिक्विड अमोनिया में क्या सोल्यूशन इनका मिलता है हमको? तो एल्कली मेटल जो है वो लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो डीप ब्लू सोल्यूशन देते हैं, डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन देते हैं. देखिए यहाँ पर हमने मेटल लिया है M प्लस हमने XYNS3. आप XY से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसको यहाँ पर दो तरह के हमको कंपाउंड दिखाने हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर X और Y लिया है. ठीक है, X + YNS3. जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है मेटल जाता है एक NH3 मॉलिक्यूल के साथ और होल X हमने इसका कर दिया, प्लस जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो NH3Y और नेगेटिव. इस पर हम पूरे ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें पूरे पर नेगेटिव चार्ज देते हैं. अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अमोनिया के साथ, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसको हम कहते हैं. और इसी की वजह से सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल्स पर जाता है, और जब वो उसको रेडिएट करता है जिस विजिबल रीजन में, तो वो हमारा ब्लू है, तो ब्लू कलर का हमें सोल्यूशन मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अब है हमारा कि जो हमारा ये सोल्यूशन है ब्लू कलर का, अगर ये बहुत कंसनट्रेटेड है, ठीक है, कंसनट्रेटेड मीन्स उसमें वाटर कम है, ठीक है, तो वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है और वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने लगता है. इससे पहले जो सोल्यूशन था हमारा ब्लू कलर का, वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है. अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिसका जो ऑर्बिटल होता है, सपोज डी ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल की बात करें, वहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. ठीक है, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल. एल्कली मेटल के कुछ कंपाउंड्स हैं, उनको हमें देखना है, फिर और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी देखना है. सबसे पहले जो एल्कली मेटल के कंपाउंड में आएंगे उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, तो देखिए जब लिथियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो वो लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. ठीक है, इसी तरीके से जब हमारा सोडियम पैरोक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनाता है. उसके बाद में जब हमारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो वाटर के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन बनाता है. ठीक है, तो तीन तरह के ऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं और तीन तरह के हमें बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं. ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इन हाइड्रोक्साइड्स की? कि ऑक्साइड्स या फिर पैरोक्साइड कलरलेस होते हैं अपनी प्योर स्टेट में. दूसरा, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो येलो या फिर ऑरेंज कलर के होते हैं. तीसरा, स्टेबिलिटी जो होती है ऑक्साइड या पैरोक्साइड की, वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे साइज एटम का इंक्रीज़ होता जाता है. क्यों? क्योंकि उसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है एनाइंस का विद लार्जर कैटाइंस. ठीक है ना, और ऐसा क्या होता है विद लैटिस एनर्जी इफेक्ट. जिसका जितना अच्छा लैटिस होगा उतना ही उसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा. लैटिस स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कर देता है किसको? किसी भी कंपाउंड को. नेक्स्ट है हमारा हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल्स. ये नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे. ठीक है, अब हैलाइड्स कैसे बनेंगे हमारे? देखिए MX, जहाँ M मेटल है, X कोई हेलो ग्रुप है और X कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब ये जो हैलाइड्स होते हैं ना, देखिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब HX से रिएक्ट कराया, मीन्स हमने इसको हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराया, तो हमको मेटल NaX मिला. ठीक है, एल्कली मेटल हैलाइड प्लस वाटर. ऐसे हमने Li2O को कराया, तब भी हमको लिथियम का हैलाइड मिला और वाटर. ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल हैलाइड्स जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में। एक्सेप्शन क्या है कि लिथियम फ्लोराइड नहीं होता या लो सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि उसका हाई लैटिस एंथैल्पी होता है। मीन्स लिथियम और फ्लोरीन दोनों ही स्मॉल साइज़ के एटम्स होते हैं। जब ये आपस में कंपाउंड बना लेते हैं तो इनके बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, लो होती है। तो LiF का जो लैटिस एंथैल्पी वो ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी लो होती है। दूसरा, जो हमारा सीजियम आयोडाइड है वो भी हमारा वाटर में लो सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो लो होती है, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होना मतलब सॉल्युबिलिटी भी कम होना। अब देखते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिसमें OH आयन प्रेजेंट होते हैं। जिन एसिड्स में OH आयन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा H2CO3। H2CO3 का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर OH दो हाइड्रोक्सिल आयन है। H2SO4 का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए OH एंड OH, यहाँ पर हमारे हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ऑक्सो एसिड हैं। अभी अगर हम HCl की बात करें, ठीक है, तो देखिए जो हमारा HCl है ना उसके पास OH आयन नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑक्सो एसिड नहीं है। HCl इज ओनली अ एसिड, इट इज़ नॉट अ ऑक्सो एसिड। अब एल्कली मेटल्स जो होते हैं सभी वो ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट करके अपने सल्फेट्स बना लेते हैं, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं, या फिर वो कार्बोनेट्स बना लेते हैं। देखिए जब हम सोडियम मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। ये है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ऐसे सोडियम को कार्बोनिक एसिड से करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब ये कार्बोनेट सल्फेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। अब क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी पर आ जाइए। सारे के सारे ऑक्सो एसिड जो होते हैं सॉल्ट वो थर्मली स्टेबल होते हैं। थर्मली स्टेबल मतलब अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज ईजिली नहीं हो पाएंगे। बट एक्सेप्शन है लिथियम का। लिथियम कार्बोनेट जो होता है अगर आप उसको थोड़ा सा भी हीट देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब ये थर्मली अनस्टेबल है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और लिथियम की क्या सिमिलैरिटीज़ है, देखिए जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो लिथियम का 152 पिकोमीटर है और मैग्नीशियम का 160, तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। अगला जो आयनिक रेडियस है वो लिथियम पॉजिटिव आयन के लिए 76 पिकोमीटर और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए 72 पिकोमीटर है, ठीक है। जो दोनों ही हार्ड है मतलब नॉट ईजिली ब्रेकेबल, लेकिन लाइट है मतलब लो इन डेंसिटी। नेक्स्ट, बोथ फॉर्म मोनोऑक्साइड, दोनों ही मोनोऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं और नाइट्राइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड इनके जो होते हैं वो कोवैलेंट नेचर में होते हैं, इसीलिए वो लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बिकॉज वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट है इसलिए। नेक्स्ट, कार्बोनेट आर ऑल्सो थर्मली अनस्टेबल, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं दोनों के वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं और ये हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो होगा हमारा एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब देखिए एल्कली अर्थ मेटल्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, जिसमें हमारा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ भी एस ऑर्बिटल में ही एंटर होंगे, इसलिए ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और ये मेटल्स जो है वो हमें अर्थ क्रस्ट से मिल जाते हैं, इसलिए ये अर्थ मेटल्स भी हैं। एल्कली इसलिए क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं या ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होकर बेस बनाते हैं, ठीक है, इसलिए होते हैं। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन वही नोबल गैस NH2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन है बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो एल्कली अर्थ मेटल की तरह बिहेव नहीं करता, जो करैक्टरिस्टिक इनके होते हैं वो इसके नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसको हमने इस ग्रुप में रखा है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी या फिर इसका जो लास्ट शेल है वो भी एस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, तो इसीलिए इसको हमने एस ब्लॉक में रखा है। बट ये जो बेरिलियम है वो इनसे कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अब जैसे बेरिलियम जो है वो सिर्फ एल्कली नेचर में ना होके एम्फोटेरिक है, मीन्स वो ज़रूरत पड़ने पर एसिड की तरह और कभी कभी बेस की तरह बिहेव करने लगता है। अब क्या है,
दूसरा प्रॉपर्टी पे अगर हम चलें, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, हमें पता है रेडियस जब भी हम ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो वो इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का इंक्रीज होता है इसलिए। दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में, साइज एटम का बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको ईजिली कम एनर्जी देकर बाहर निकाल ले सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू डाउन आने पर कम हो जाती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी जो कैटाइन के साइज़ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हम टॉप टू डाउन आते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जितना साइज़ बड़ा होगा कैटाइन का हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होती चली जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम इनके, तो ये सिल्वरी वाइट होते हैं, देखने में लश्रस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हार्ड होते हैं। दूसरा बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रेश कलर के होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं देन एल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉल साइज। इनका साइज एल्कली मेटल के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाते हैं। ठीक है, फ्लेम टेस्ट की बात करें तो कैल्शियम ब्रिक रेड कलर, स्ट्रोंशियम क्रिमेंसन रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन कलर हमको देता है। अब एक्सेप्शन क्या है, बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और फ्लेम मिलने पर या हीट मिलने पर वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाते, इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्टिविटी विद एयर एंड वाटर। बेरिलियम और मैग्नीशियम एयर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखते हैं, किसकी? अपने ऑक्साइड्स की। लेकिन पाउडर फॉर्म में ये दोनों रिएक्ट करते हैं। तो देखिए हमने बेरिलियम को पाउडर फॉर्म में लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो इसका ऑक्साइड हमें मिल गया। ऐसे ही हमने बेरिलियम को नाइट्रोजन से रिएक्ट कराया तो हमें इसका नाइट्राइट मिल गया। ऐसे ही मैग्नीशियम को पाउडर फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, और पाउडर फॉर्म में इसको नाइट्रोजन से कराएंगे तो हमको नाइट्राइट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये ईजिली रिएक्ट कर लेते हैं एयर के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ और अपने ऑक्साइड और नाइट्राइट बना लेते हैं। जैसे जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे वो अपना मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, जब नाइट्रोजन से करेंगे तो मेटल नाइट्राइट बना लेंगे। ठीक है, अब रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। अब जो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं तो M+H2O MOOH होल ट्वाइस, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल गया हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिएक्टिविटी विद हैलोजन। ठीक है, मेटल जब हैलोजन के साथ या हैलो ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हैलाइड्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे हैलो ग्रुप कौन कौन से? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक्सेप्शन देखिए, बेरिलियम जो है वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करता है, मीन्स वो इजीली डायरेक्ट तरीके से हैलो ग्रुप के साथ अटैच नहीं होता है। वो कैसे अटैच होता है? पहले हमें बेरिलियम का, अगर हमें बेरिलियम फ्लोराइड बनाना है तो उसके लिए हमें उसका ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेना पड़ेगा जो क्या है NH4 होल प्लस BeF4। जब आप इसको हीट करेंगे तब हमको मिलता है बेरिलियम फ्लोराइड। अगर हम चाहें कि हम बेरिलियम प्लस फ्लोरीन रिएक्ट करा के ये मिल जाएगा तो ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इनसे डिफर होती है। दूसरा, अगर हमको चाहिए सपोज बेरिलियम क्लोराइड, तो हम पहले बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराइए, टेम्परेचर रखिए 600 to 800 डिग्री सेल्सियस, तब हमको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेरिलियम क्लोराइड यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब रिएक्टिविटी विद एसिड्स देखिए, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, ऐसे ही H2SO4 के साथ किया तब भी। अब दे रिएक्ट इजली फिर विद एसिड्स टू गिव मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपने अपने हाइड्राइड बना लेते हैं। तो मेटल प्लस हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड। मेटल कैन बी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। वो बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। यहाँ पर सारे एक्सेप्शन किसके लिए? बेरिलियम के लिए, जैसे हमने एल्कली मेटल में सभी एक्सेप्शन लिथियम के लिए पढ़े थे। ठीक है ना, तो ये है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। अभी कुछ और रह गई हैं इसमें। नाउ सी
how the reactivity with ammonia. Okay, the reactivity of alkali metals with ammonia. Here we have a metal, we are reacting it with ammonia. We are having here x plus y. x plus y से आप कंफ्यूज मत होइए, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस के लिए नहीं है। यहाँ पर हमको x अमोनिया और y अमोनिया, हमको दो आयंस दिखाने हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा MnS3x, ठीक है, और ये पॉजिटिव आयन है, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देन NH3y, ठीक है, होल y, और ये हमारा यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। तो हमको दो तरीके के आयनिक कॉम्प्लेक्स मिल जाते हैं, एक तो अमोनिया मेटल के साथ अटैच होकर पॉजिटिव आयन और अमोनिया इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच होकर नेगेटिव आयन देता है। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन के साथ अमोनिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इसी की वजह से सोल्यूशन का कलर डीप ब्लू होता है। ठीक है, अब ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, मीन्स इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो ये सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, तो इसीलिए इनका जो नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जो नेगेटिव होता है, तो ये एक अच्छे रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, मीन्स ये खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए एल्कली अर्थ मेटल में एनोमैलस बिहेवियर और बेरिलियम में देखिए ये इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी का बिहेवियर है वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़, क्योंकि स्मॉल साइज़ में न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए उसको हमको आइसोलेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और बाकी सभी एल्कली अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि हमारा जो बेरिलियम है उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब हम डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो ये सिमिलैरिटी शो करता है एल्युमिनियम के साथ, और जो सिमिलैरिटी है इसमें जो कॉमन रिएक्शंस हैं जो यही दोनों देते हैं। तो जैसे कि दोनों ही नहीं रिएक्ट करते किसके साथ, एसिड्स के साथ बहुत जल्दी से। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसकी वजह से ये जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते। ये हम पहले भी कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टी में कि पाउडर फॉर्म में ये करते हैं रिएक्शन और सॉलिड फॉर्म में ये नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेरिलियम जो है वो एल्कलीज के साथ बेरिलेट आयन देता है, जबकि हमारा एल्युमिनियम है वो एल्कली के साथ एल्यूमिनेट आयन देता है। ठीक है, दिस इज होल 4 ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब इनके कुछ कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल के ये जो ऑक्साइड्स हैं वो इजीली रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ और अपने मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर हमने M जो है वो हो सकता है ग्रुप में से कोई भी मेटल, तो ये सारे मेटल जो होते हैं रॉक साल्ट के जैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, जबकि जो हमारा बेरिलियम ऑक्साइड है वो कोवेलेंट नेचर शो करता है, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी नहीं है, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पसंद करता है। अब मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनकी हायर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है और वो थर्मली स्टेबल भी होते हैं। हायर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन्स या तो ये दूसरे के साथ कंपाउंड नहीं बनाते, और अगर बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी को हमको क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। थर्मली स्टेबल का मीनिंग कि जब ये स्मॉल एटम किसी स्मॉल एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेगा तो उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, मीन्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन दीज स्मॉल एटम्स, दैट इज़ वाई दीज आर थर्मली स्टेबल। और ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। सारे मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, एक्सेप्ट
बेरिलियम जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। दूसरा हमारा आता है हैलाइड। बेरिलियम एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद हैलो ग्रुप, ठीक है ना, सभी रिएक्ट कर लेते हैं। तो और यहाँ बेरिलियम जो है वो कोवेलेंट नेचर का है, तो वो क्या करता है कि वो एक क्लोर ब्रिज का फॉर्मेशन करता है क्लोरीन के साथ, जबकि बाकी सब जो होते हैं वो आयनिक इन नेचर के होते हैं। अब देखिए ये बेरिलियम है BeCl2, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, BeCl2। अब यहाँ पर BeCl2 का दूसरा मॉलिक्यूल है, उसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब ये क्लोरीन इस बेरिलियम के साथ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह ये वाला अगले के साथ, वो वाला अगले के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोर ब्रिज कहते हैं। अब यहाँ पर होता है टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट। जब ये जो हमारे एल्कली मेटल्स के हैलाइड हैं, इनको हाइड्रेट यानी एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो उनकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। जैसे यहाँ पर MgCl2 8 वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, फिर ये 6 के साथ है, फिर यहाँ पर BaCl2 सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ है। तो टेंडेंसी जो है हैलाइड हाइड्रेट्स बनाने की वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। अब जो है ये क्लोराइड जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं देन फ्लोराइड्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे फ्लोराइड्स होते हैं उनकी हाई लैटिस एंथैल्पी होती है। देखिए फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका साइज भी बहुत स्मॉल है, तो इनका जो लैटिस है वो ज़्यादा क्या बनता है, पावरफुल बनता है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए ये लेस सॉल्युबल होते हैं, जबकि क्लोराइड्स जो होते हैं वो जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं। अब सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स में हम सबसे पहला देखेंगे सॉल्ट कार्बोनेट्स। ये ऑक्सो एसिड से बना सॉल्ट है, तो ये क्या है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और फिर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। दिस इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज लिखिएगा, ये एरोज मत बनाइएगा, ये मैंने नोट जल्दी जल्दी बनाए इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो वैसे तो कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, उस पर भी इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या रिलेशन है, क्योंकि एटम का साइज भी इंक्रीज होगा अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो, और जितना बड़ा कैटायन होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होती है। तो ऑल कार्बोनेट डिकम्पोज कैसे डिकम्पोज होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज हो गया। जो हमारा बेरिलियम कार्बोनेट है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन साइज, ठीक। अब सल्फेट्स का देखिए, सल्फेट जो होते हैं वाइट कलर के सॉल्ट्स होते हैं, वो थर्मली स्टेबल होते हैं। बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है इन ग्रुप्स की जब हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बेरिलियम से बेरियम तक जाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है सल्फेट्स में। जो हमारे नाइट्रेट्स हैं वो देखिए, जब हमारा मेटल कार्बोनेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल नाइट्राइड बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। अब टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स, मतलब ये हाइड्रेट अगर होंगे, मेटल नाइट्रेट्स जो होते हैं अगर वो हम उनको हाइड्रेट करना चाहें तो उनकी ये करैक्टर डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज के बढ़ने के साथ साथ। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम नाइट्रेट के पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, जबकि बेरियम नाइट्राइड के पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, मीन्स इसका हाइड्रेट होने का जो करैक्टर है वो डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्या है, अगर हम मेटल कार्बोनेट को हीट कर दें तो मेटल ऑक्साइड हमको दे देते हैं वापस, और यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है। तो ये हमारे नोट्स थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके बाद हमें करना है। थैंक यू सो मच।